प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आज 50 नक्सलियों ने किया सरेंडर। म्यांमार में फिर भूकंप के झटके, मांडले से 13 मील उत्तर पश्चिम में 5.1 तीव्रता का झटका। योग दिवस में अभी 100 दिन बचे हैं, आज ही खुद को इससे जोड़ो, मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी दिल्ली में बिजली की कीमत बढ़ाना चाहती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हेड कांस्टेबल जगबीर को दी श्रद्धांजलि, कठुआ में आतंकवाद विरोधी अभियान में जगबीर ने गंवाई थी जान। हरिद्वार से बीजेपी के सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का मुद्दा उठाए जाने के एक दिन बाद खनन सचिव बुजेश कुमार संत ने बयान को निराधार, असत्य और भ्रामक करार दिया। खनन सचिव ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार खनन से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है, जो तय लक्ष्य से अधिक है। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है उस राजस्व को, ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है, प्रभावी नियंत्रण लगा है खनन, अवैध खनन पर। और इसके पीछे इसके जो हम लोगों ने इसके लिए जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है वो ये है कि एक तो हमने नियमों का सरलीकरण किया सबसे पहले, और दंडात्मक कार्रवाई बढ़ा दी। नियमों का सरलीकरण करने के साथ साथ दंड बढ़ा दिए। नंबर 2, हम लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। और नंबर 3, टास्क फोर्स तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तीनों स्तर पर गठित है, जो लगातार सर्वेलेंस करती है, लगातार देखती रहती है कि कहीं किसी तरह का कोई अवैध खनन ना हो। और जहां तक ये प्रश्न है कि रात्रि में खनन से भरे हुए ट्रक चलते हैं या इस तरह की बातें भी आती हैं, तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि स्टोन क्रशर जो स्टील प्लांट होता है, वहां से तैयार माल जब निकलता है वो हमेशा वैध प्रपत्र के साथ निकलता है। और ट्रक रात में इसलिए ज्यादा चलते हैं क्योंकि भारी वाहनों की दिन में अनुमति नहीं है शहर में, एक बात। दूसरा, इसके पीछे भी कारण ये है कि हमारा प्रदेश एक तीर्थ मतलब पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश है। तो न केवल धर्मार्थी, सामान्य पर्यटन के लिए जो लोग आते हैं उनको भी यातायात बाधित ना हो और प्लस दुर्घटना की संभावनाएं न्यूनतम रहें, इसलिए वैध प्रपत्रों के साथ ट्रकों की आवाजाही रात्रि में होती है। जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने दावा किया है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर दावा किया कि वे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को भी नहीं बचा पाएंगे। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने कठोर कदम पिछले वर्षों में बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुए हैं, इसकी अन्यत्र कोई मिसाल नहीं हो सकती है। दरअसल भ्रष्टाचार और बेईमानी के साथ जो चोली दामन का रिश्ता है राजद के नेताओं का, अनेक मामले उनके खिलाफ न्यायालयों में लंबित हैं और उसके बाद नसीहत देने का वो काम कर रहे हैं। दरअसल जनता ने कुछ तो सोचा होगा। एक प्रचंड जनादेश लालू प्रसाद जी को मिला था और उसके बाद हालात ये हुए कि 2010 में 22 सीटों की पार्टी थी। नीतीश कुमार जी की संजीवनी नहीं मिलती तो 2015 में इनका वजूद खत्म हो गया होता। देखिए, लंबी चौड़ी डींगे हाँकना ये तेजस्वी जी की आदत में शुमार हो चुका है, लेकिन बिहार को
पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने एक ऐसे राज्य में परिणत किया है जहां विकास की असीम संभावनाएं हैं। बिहार आज गर्व के साथ कह सकता है कि बिहार का इतिहास भी गौरवशाली था और वर्तमान भी गौरवशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे, जहां उन्होंने आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवर और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवरकल के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वह दीक्षा भूमि गए और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के त्रिशाद नदी में दत्त अखाड़ा घाट पर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उन्होंने भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और विक्रम नववर्ष 2000 के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने विक्रम ध्वज और गुजी का पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर की स्थापना और रामनवमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रृंखला यात्रा को गर्व का विषय बताया। सम्राट वीर विक्रमादित्य के द्वारा प्रस्तावित ये हमारा विक्रम संवत, उसका 2082वां वर्ष प्रारंभ हुआ। आपके सबके माध्यम से माँ त्रिपुरा के किनारे सहित पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी स्थानीय अध्यक्ष, महापौर, नगर निगम के सभी जवाबदार जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सभी माननीय सभासदगण सब मिलकर के पूरे प्रदेश में वर्ष प्रतिपदा का ये जो आयोजन धूमधाम से मना रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य का ध्वज का आज लोकार्पण भी किया गया। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। आने वाला वर्ष बहुत धूमधाम से मनाया जाए, अब जीवन में सब प्रकार के कष्ट मिटे, सबके मनोकामना पूर्ण हो। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब भारत को और हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार लालायित हैं। परमात्मा यश दे और निश्चित रूप से भारत बहुत आगे जाएगा। विश्व का कल्याण हो, देश आगे बढ़े, प्रदेश में उन्नति हो, हम सबकी मनोकामना पूर्ण हो। पुनः बधाई, बहुत धन्यवाद। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा वह अपनी ओर से बिना बात का एक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। जब हमारा अलायंस हुआ था तो हमारे एजेंडे पे सब कुछ जो था वो सब जानकारी सब पार्टीज को था, इसलिए वे ये कहना छोड़े बैसाखियों पर टिकी सब बेकार की बातें। हमारा प्री पोल अलायंस था और हमने जो मैनिफेस्टो था उस मैनिफेस्टो में बड़ा स्पष्टता से लिखा था कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट की जरूरत है। असल में क्या है कि ये अपनी तरफ से एक बिना बात का एक इशू खड़ा कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं, खास कर मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहकर कि वक्फ अमेंडमेंट से उनकी मस्जिदों पे कब्जा हो जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट का मस्जिदों से कुछ लेना देना नहीं, मदरसों से कुछ लेना देना नहीं। वक्फ अमेंडमेंट सिर्फ उन ज़मीनों पर से कब्जा हटाकर गरीब मुसलमानों के लिए या गरीब बहनों के लिए जो मुसलमान बहनें हैं या गरीब बच्चों के लिए जो मुसलमान बच्चे हैं उनकी चिंता करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है। देखिए, चैत्र के अभी व्रत शुरू होने वाले हैं। पूरे प्रदेश क्या पूरे देश के लोग माता के प्रति संकल्पित होते हैं, व्रत रखते हैं। धार्मिक अनुष्ठान के रूप में बड़ा आयोजन ये हिंदुओं का होता है। ऐसे में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश कि इस 9 दिन के दौरान बूचड़खानों का बंद होना या मांस की बिक्री 500 गज दूरी से होना, मेरे ख्याल से एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही बेहतर मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है, चूंकि इससे उत्तर प्रदेश के करोड़ों सनातनी और हिंदू धर्म के लोगों की जो आस्थाएं हैं वो अच्छे से व्यक्त करने का मौका मिलेगा और मेरे ख्याल से बहुत सही फैसला
कहा जाएगा मुख्यमंत्री? बैंकॉक में भूकंप आने के बाद लोग पीड़ितों और जरूरतमंदों को भोजन और राहत सामग्री वितरित करने की मदद पेशकश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों और संगठन मिलकर पीड़ितों की मदद करने के लिए भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित कर रहे हैं। बता दें कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में बेहद ही शक्तिशाली भूकंप से धरती कांप उठी। म्यांमार में शनिवार को मरने वालों की संख्या 1600 से अधिक हो गई है। हालांकि बचाव दल ने दूसरे दिन भी अथक प्रयास जारी है। खबर महाराष्ट्र से है, जहां उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नववर्ष की बधाई देते हुए बताया कि आज गुंडू पड़वा और हिंदू नववर्ष है। आज गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष है। इस अवसर पर मैं सभी महाराष्ट्र की तमाम जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस नए साल में सभी यहाँ पर सुख, समाधान, समृद्धि, आनंद, आरोग्य इसका मिलाप हो और हर एक महाराष्ट्र, हर एक देशवासियों के जीवन में एक नई सुबह, विकास की सुबह लेकर आए, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये कोपिनेश्वर मंदिर ट्रस्ट की वजह से ये 25 साल ऐसी शोभा यात्रा निकालते हैं। इसमें सभी थाने वासी शामिल होते हैं। थाने सांस्कृतिक शहर है और इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए ये काम होता है। और ये गुड़ी जो है, राम ने रावण पर जीत हासिल कर अयोध्या में आकर ये गुड़ी खड़ी की थी और उसी तरह यहाँ पर ये गुड़ी जो है ये हमारे लाडले बहनों की है, लाडले भाइयों की है, लाडले ज्येष्ठों की है, लाडले किसानों की है। और ये गुड़ी है समृद्धि की, ये गुड़ी है विजय की। और इसलिए समृद्धि की गाड़ी में बैठकर महाराष्ट्र का विकास की गुड़ी है ये, और इसलिए इसे बहुत ही महत्व है। और हम चाहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र का विकास हो, सभी लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि आए, आनंद आए और ये विकास तेजी से हो। खबर तेलंगाना से है, जहां केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कथित दुष्कर्म के प्रयास से बचने के लिए ट्रेन से कूदी पीड़ित लड़की से मिलने पर कहा कि लड़की ने कहा कि एक व्यक्ति ने उसे पकड़ने की कोशिश की और वह डर के मारे कूद गई। मैंने पुलिस अधिकारियों से बात की। रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रेन के अंदर जाते वक्त एक लड़की ने रनिंग ट्रेन से, एमएमटीएस ट्रेन से मेडचल पुलिस स्टेशन के रेंज में नीचे गिर गए थे। वो खुद मैं जंप किया हूं बाहर, अंदर कुछ एक व्यक्ति आके मेरे ऊपर पकड़ने के लिए प्रयास किया, मैं डर के उतर गया, ऐसा लड़की ने स्टेटमेंट दिया है। जब से उसका इन्वेस्टिगेशन चल रही, मैं साउथ सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर से भी बात किया हूं, साइबराबाद पुलिस स्टेशन से भी कमिश्नर से बात किया हूं अब आने के बाद। और उससे बाद ये केस अभी रेलवे पुलिस के पास है, रेलवे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे, रेलवे पुलिस एफआईआर किया है, रेलवे कोर्ट में एक केस गया है ऑलरेडी। एफआईआर निकालने के बाद रेलवे पुलिस ने रेलवे कोर्ट के अंदर उसका एफआईआर डिटेल दिया है। अभी मैं बात करने डीआईजी से बात किया हूं, रमेश नायडू, वो अभी बताया वो लड़की अभी भी हॉस्पिटल में आईसीयू में है, अंदर आके हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। वो लड़की बाहर आने के बाद, रूम में शिफ्ट होने के बाद मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ लोगों को मैं अरेस्ट किया हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ऐसा अभी तक बताया। वो लड़की भी अभी ठीक है, 2-3 ऑपरेशन हुआ है और उनका पिताजी से, माताजी से, उनके भाई से भी बातचीत किया हूं, ट्रीटमेंट ठीक हो गया। कल रूम में शिफ्ट करेंगे, उसका थोड़ा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद 1-2 दिन के अंदर उनको डिस्चार्ज करने के बाद अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश अनंतपुरम ओरोकोंडा का गांव के संबंधित है, उस गांव को ले जाने के लिए देख रहे हैं। वो शिफ्ट होने के बाद भी
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम पूरा उनको हेल्प करेंगे। उधर का हेल्थ मिनिस्टर है, सत्या जी से बात करूंगा। लोकल एमएलए आंध्र प्रदेश का फाइनेंस मिनिस्टर है, मेरे साथी है, वो उनसे भी बातचीत करके उनको जो भी जरूरत पड़े वो लोकल जाने के बाद भी उन्हें हेल्प करेंगे। अभी केस भी मैं फॉलोअप करूंगा। फॉलोअप करके जो भी कल्प्रिट है, जो भी उनको हरासमेंट करने के लिए प्रयास किया है, उस विषय पर भी केस आगे बढ़ेगा। यह हमारा पार्टी की तरफ से जैसा रेलवे पुलिस ने गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, वो मालूम होने के बाद हमारा महिला मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट शिल्पा जी ने पार्टी वालों से बातचीत करके इस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अभी लड़की सेफ हो गया, ठीक है, हेल्थ भी जल्दी ठीक हो जाएगा, डिस्चार्ज भी कल परसों करने वाला है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, आज हिंदू नववर्ष है, महाराष्ट्र में मराठी नववर्ष है। आज हिंदू नववर्ष है, महाराष्ट्र में मराठी नववर्ष है। बहुत पवित्र दिवस रहता है, एक त्योहार है सबका। सब जगह पे आज शोभा यात्रा भी निकल रही है। कल ईद है। मोदी जी ने ईद की सौगात लगभग 40 लाख मुस्लिम भाइयों के घर घर तक पहुंचाई है और भाजपा के कार्यकर्ताओं को काम दिया है कि मस्जिदों में जाओ, हाँ, मुस्लिम मोहल्ले में जाओ, सबको गले लगाओ। ये अचानक उनको क्या हो गया मालूम नहीं मुझे। अचानक जब चुनाव आता है तो उनकी भाषा अलग होती है कि देश में मुसलमान नहीं रहने चाहिए, लेकिन अब जब बिहार का चुनाव आने लगा है और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया है तो मोदी मुसलमानों के भी मित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ढोंग। लेकिन आज मोदी जी जाएंगे संघ मुख्यालय में, अच्छी बात है। 10 साल में नहीं गए, प्रधानमंत्री बनकर 10 साल हो गए। मोदी जी ने संघ से दूरी रखी थी, एक दीवार थी, लेकिन अब लोकसभा में संघ के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं और महाराष्ट्र में सक्रिय थे। उनका परिणाम जरूर दिखा है हमें भी। तो मोदी जी गए हो गए कुछ भागवत साहब से बातचीत करने के लिए। देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना चाहिए था, लेकिन उनका अंतरूनी मामला है और मेरी जानकारी संघ चाहता है कि उनके चॉइस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसलिए ये मामला रुक गया। तो यही मोदी जी है कि कह रहे थे कि बिना संघ के बाद बिना संघ की मदद से 400 पार करेंगे। हाँ, ऐसा उनका कहना था। तो नहीं हो गया ना। मोदी जी ने कहा था, नड्डा जी ने कहा था, सब हवा में थे, तो संघ ने उनकी हवा निकाल दी। जरूर महाराष्ट्र। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान छात्रों द्वारा विरोध करने पर कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का लंदन दौरा पूरी तरह से कामयाब रहा। देखिए, ये पूरा एक सक्सेसफुल विजिट था सीएम को लंदन में। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वहां से जो लगनी आने वाला है, वो जो महल है वो वेरी वेरी पॉजिटिव है। वो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, एआई और आईटी टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर और बड़ा इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वो फॉलोअप भी सीएम शुरू कर दिया है फॉलोअप करने का। तो एक सक्सेसफुल एक टूर था। लेकिन जिस तरह से कुछ मिसक्रेंट्स वो तो 5-6 जो है वो, ये देखिए, सीएम सब सवाल का आंसर देने के लिए तैयार थी, लेकिन उसका इरादा था, उसका जो पॉलिटिकल जो कनेक्शंस है वहां से कंस्पिरेसी था डिस्टर्ब करने का। तो सीएम तो अलाउ किया डेमोक्रेटिक वे से, लेकिन वहां का जो पब्लिक है, जो वहां पे जो दर्शक था, उन्होंने अपोज किया, चेस किया और भगा दिया उनको। वो तो कायरों की तरह भाग गए, डिस्टर्ब। वो बंगाल का, देश का अपमान करने चला था, इंसल्ट करने चला था। एक इनविटेशन के ऊपर वो लेक्चर दे रहे थे। अगर आपको कोई सवाल है तो लेक्चर के बाद तो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैडम तैयार था। तो उसका इरादा था डिस्टर्ब करने का, कि इसका जवाब उसको
उसको मिलेगा, कड़ी से कड़ी जवाब मिलेगा। 2026 में 4th टाइम के लिए मैडम फिर सीएम बनकर वहीं जाएंगे। ये प्रोजेक्टेड था दादा, ये सब लोग, ये तो कॉन्स्पिरेसी था, ये तो मैं कभी ट्वीट कर चुका था, ये तो कॉन्स्पिरेसी था। यहाँ का जो कुछ आदमी है यहाँ पे जिसका जहाँ का कोई रिजेक्टेड है, जनता से रिजेक्टेड, दो एक पॉलिटिकल जो राम बाम है ना, उसका इरादा था वो बानचल कर देना, वो फ्लॉप हो गया। वो लोग, ममता जी वो सिक्सर मार चुका था, ममता जी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ये तो वहां का जो दर्शक है उन्होंने चेस करके भगा दिया था। इतना बड़ा मीटिंग पूरा कंप्लीट हुआ, वो 6-7 आदमी वो डिस्टर्ब करने चला था, उसका बाहर निकाला दिया गया। वो वहां का जो पब्लिक थे वो लोग ही बाहर निकल। अगर कोई सवाल था तो क्वेश्चन आंसर में, तो जब मैडम स्पीच शुरू किए थे तो तब क्यों? ये तो इरादा बुरा था। ये ना जल रहे हैं, इसका फाट रहे हैं, जल रहे हैं। इसका चीफ मिनिस्टर तो कभी ऐसा रिसेप्शन, ऐसा ऑनर उनको तो नहीं मिला। वो लेफ्ट का और जो भाजपा का लीडर्स है वो तो सवाल जवाब करता ही नहीं प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ ममता जी तो वो पूरे प्रिपेयर्ड थे। वो लोग का शायद वो इरादा था डिस्टर्ब करने के लिए, तो वो डिस्टर्ब करना चला था, लेकिन दुम हिलाकर भाग गए। सर एक सवाल है, 12 साल बाद नरेंद्र मोदी नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर कल जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंगला में एक है, दाए पोड़ले बेड़ालो गाछे उठे। जब जरूरत पड़ते हैं तभी बिल्ली भी गाछ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जरूरत पड़ा तो गाछ के ऊपर चल पड़ा है, उससे नहीं होगा। भारत से वो भारत का जनता भाजपा को। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।